नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बहुत ही खास मेहमान हैं। कुछ ही दिनों पहले इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया है। पहले इन्होंने 12 मई को एवरेस्ट की चोटी फतेह की, देख के लगता नहीं है, और उसके बाद उन्होंने 16 दिन के भीतर मकालू की चोटी को भी फतेह किया। और इस तरह ये दुनिया की पहली नवयुवती बन गई हैं जिन्होंने कि 16 दिन के भीतर एवरेस्ट और मकालू की चोटियों को फतेह किया। हमारे साथ हैं सविता कंसवाल। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू देने का मौका मिला। बहुत बहुत क्या बात है। तो एक तो पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ही गर्व की बात है, और संयोग से मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हमारे लिए और भी गर्व की बात है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी यात्रा जो है ये पहाड़ को चढ़ने वाली, हालांकि उत्तर काशी में जहाँ की आप रहने वाली है वहाँ भी पहाड़ होंगे, बचपन से आप पहाड़ चढ़ती रही होंगी, लेकिन ये यात्रा शुरू कैसे हुई? क्योंकि पहाड़ चढ़ना शौक से एक बात है, एवरेस्ट की चोटी फतेह करना, फिर मकालू की चोटी फतेह करना, ये एक अलग बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। सो बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ में ही रही हूँ, मेरा जन्म ही पहाड़ में हुआ है। सो जो मेरा स्कूल था, मैं हमेशा से 4 किलोमीटर अप डाउन करती थी स्कूल के लिए। सो पहाड़ों से एक लगाव था बचपन से ही। सो मैंने 11th क्लास में, मुझे याद है, मेरा सिलेक्शन हुआ था एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स के लिए, एंड वहाँ से मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड मुझे बेसिक कोर्स करना था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। सो मेरा 12th आउट मैंने किया तो मुझे स्कूल से कुछ संचायिका मिली थी, एंड वो सब मैंने सेविंग्स करके मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। एंड मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड मुझे फील हुआ कि मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और मुझे याद है कि मैं वहाँ पे हमेशा टॉप 10 में रहती थी। सो मुझे फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। देन मैंने सारे माउंटेनियरिंग के कोर्स 2016 में किए, एंड उससे पहले मैं देहरादून में आई, मैंने देहरादून में प्राइवेट जॉब करी। देन 2016 से मैंने NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को एज अ इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया। वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया मैंने, और 16 से 19 तक मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थी। 19 में एक फॉर्म आया था, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का फॉर्म, जिसमें एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करवा रही थी इंडियन गवर्नमेंट, एंड टोटल इंडिया से 1000 माउंटेनियर ने फॉर्म भरा था, एंड 1000 में से बहुत ज़्यादा हमारा फिजिकल स्टेमिना के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ, और हमें 2 टीम बनाई गई और हमारा सिलेक्शन हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा हमारा फिजिकल स्टेमिना था, हमें 18-18, 15-15 kg के साथ हमें दौड़ाया जाता था कश्मीर में, एंड हमें माउंटेन्स में 6000 मीटर की हाइट में हमें अपने आप को प्रूफ करना था। सिलेक्शन में हमें कंपटीशन करना था 7000 मीटर की पीक में, जब हम त्रिशूल में प्री एवरेस्ट के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें अपने आप को प्रूफ करना था। सो वहाँ से सिलेक्ट होके हम टोटल 12 माउंटेनियर सिलेक्ट हुए थे, टोटल 1000 माउंटेनियर्स में से। एंड लास्ट ईयर मैंने माउंट लोत्से को सक्सेसफुली क्लाइम किया। माउंट लोत्से जो है दुनिया की 4थी हाईएस्ट पीक है, एंड बहुत टेक्निकल है अकॉर्डिंग टू अदर्स पीक। एंड माउंट लोत्से को मैंने क्लाइम किया लास्ट ईयर, एंड माउंट लोत्से में ये माउंट लोत्से कहाँ है? ये नेपाल में है सर। अच्छा, जी। एंड मैं इंडिया से 2nd वुमन हूँ, एंड उत्तराखंड से 1st वुमन थी जिसने माउंट लोत्से को सक्सेसफुली क्लाइम किया था। एंड उसके बाद मैं वापस आई, एंड मैंने स्पॉन्सरशिप ढूंढी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। इनफैक्ट एवरेस्ट चढ़ने से ज़्यादा टफ मेरे लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना था। देन मैंने माउंट एवरेस्ट को 12 मई 2022 को मैंने सक्सेसफुली क्लाइम किया। क्या बात है। एंड मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। राज भट्ट सर हैं, इलारा कैपिटल के ऑनर हैं, सुधीर भिंजोला सर हैं, मोहित सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। और लोगों ने भी मुझे, मैंने क्राउड फंडिंग भी स्टार्ट करवाई थी, तो क्राउड फंडिंग के जरिए मुझे लोगों ने 100 रुपए से लेकर के 2 लाख तक की अमाउंट लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए मुझे दी। सो बहुत सारे लोग हैं, न सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी लोगों ने मुझे, सिंगापुर में और लंदन में लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया था। एंड उन लोगों की वजह से, उन लोगों के हेल्प की वजह से मैं आज एवरेस्ट और मकालू को सक्सेसफुली क्लाइम करके आई हूँ। एंड 12 मई को मैंने एवरेस्ट को क्लाइम किया, एंड 28 मई को मैंने माउंट मकालू को क्लाइम किया, एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो सविता जी ये बताइए, चलिए जो जिन लोगों ने आपकी मदद की, जो स्पॉन्सर्स रहे, उस पर मैं पहले बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जब आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए बेस कैंप में पहुंची, वहाँ से लेकर जब आप अल्टीमेटली जब आप चोटी पर पहुंची और आपने
झंडा या जो भी वहाँ पर आपने लहराया होगा, Right. उसके दौरान के कुछ हमको अनुभव बताइए कि कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, या कभी किस तरह की आपके मन में फीलिंग्स आ रही थी जब आप ऊपर चढ़ रही थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जब मैं बेस कैंप में पहुंची उसके बाद बहुत सारी मिक्स फीलिंग थी बेसिकली, और बहुत बारी मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, बहुत बारी। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब हम जिस दिन हम बेस कैंप पहुंचे उसी दिन कैंप 2 से बेस कैंप में उसके मुश्किल से 2-3 घंटे बाद एक हेली रेस्क्यू हुआ जिसमें एक शेरपा की डेथ हो गई थी, और वो विंच रेस्क्यू से उसका रेस्क्यू कर रहे थे, हेली रेस्क्यू से उसका रेस्क्यू कर रहे थे। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन आती है, ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है, तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है वहाँ पे। एंड अपने ही फैसले पे थोड़ा सा लगता है कि मतलब बहुत नेगेटिव फीलिंग्स होती है बेसिकली। एंड फिर अपने आप को मोटिवेट करना होता है मेंटल स्ट्रेंथ से। एंड उसके अलावा जब हम कुंभू में हमें रोटेशन करना पड़ता है, सबमिट से पहले हमें रोटेशन करना होता है। सो बहुत बारी मतलब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, मैं हार रही हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। बट मैंने सर हमेशा से ही मैंने अपनी मेरा जो वीक पॉइंट था, मेरा जो कमजोर पॉइंट था, मैंने उसी को अपना प्लस पॉइंट बना के मैं आज सक्सेस हुई हूँ। क्या कमजोर पॉइंट था? मेरा कमजोर पॉइंट क्या था सर कि मेरा जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियल, मैं इतनी स्ट्रांग, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं था मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। सो मुझे पता था कि जो ये मुझे लोगों ने स्पॉन्सर किया है, ये मुझे हो सकता है कि अगर मैं इस मौके को खो दूं तो मुझे दोबारा से ये मौका नहीं मिलेगा, लोग मुझे दोबारा से चांस नहीं देंगे। तो वो तुम्हारे मन में एक डर था? यस। एंड उसी वीक पॉइंट को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया कि इसके लिए करना ही है मेरे को। राइट करना ही है। मैं फिजिकली बेशक हारी होंगी, बिकॉज इंसान की बॉडी है, थक जाती है, बट मैं मेंटली कभी नहीं हारी। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मैं कभी मेंटली नहीं हारी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो ये बताइए कि कम से कम हमको आधी जो एवरेस्ट की जो क्लाइंब है वो पूरा करने से लेकर चोटी पर झंडा फहराने वाला, उसमें आपके मन में क्या क्या बातें आ रही थी? बिल्कुल सर। सो जब मुझे याद है कि जब हम कैंप 4 से रात को 7 बजे निकले थे, मेरा शेरपा और मैं। कैंप 4 का क्या मतलब है? कैंप 4 बेसिकली बेस कैंप के बाद 4 कैंप लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एंड कैंप 4। सो कैंप 4 से हम सबमिट अटेम्प्ट मारते हैं। एंड कैंप 4 से जब मैं निकल रही थी तो मेरा शेरपा में हम दोनों बहुत स्ट्रांग थे, सबसे आगे चल रहे थे हम, बहुत सारे लोग। शेरपा आपके साथ पूरा ऊपर तक जाता है? सबमिट तक जाता है, बिल्कुल। ओके। एंड हम तो कैंप 4 के बाद फिर कोई कैंप नहीं आता? नहीं, उसके बाद कोई कैंप नहीं तो आता है। कैंप 4 के बाद कितना टाइम लगता है ऊपर? वो डिपेंड करता है सर एक्चुअली स्पीड पे कि कौन कितना फिट है। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ और मेरे साथ के और माउंटेनियर थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे। सो वो डिपेंड करता है टोटली स्पीड पे। देखिए आपने तो मेरे ख्याल से फास्टेस्ट क्लाइंब किया है। फास्टेस्ट नहीं है सर मेरा। सो मैं अपने जो मेरी अचीवमेंट है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ जी। सो मेरा जो है 16 डेज के अंदर, 16 दिनों के अंदर मैंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को क्लाइंब किया है। अच्छा, ये कोई नहीं कर पाया? ये नहीं कर पाया, बट मेरा एवरेस्ट में कोई फास्टेस्ट कर अच्छा, समझा। नहीं है। ओके। सर तो कैंप 4 से ऊपर पहुंचने का अनुभव बताइए। बिल्कुल। सो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले हम बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा चल रहे थे, मेरा सिर पर में हम हर किसी को क्रॉस करते हुए जा रहे थे। बट मुझे याद है बालकनी एक जगह है एवरेस्ट, उसमें एक्सपीडिशन में एक बालकनी नाम की एक जगह आती है, वहां पे मैं पहुंची और मेरा मास्क खराब हो गया था, जिसको हम यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हम उसको बोलते हैं। सो मेरा वो खराब हो गया एंड मुझे चक्कर से आने लग गया, मुझे अंधेरा अंधेरा दिखने लग गया, मेरे हाथ पांव बहुत नंबनेस हो गए एंड मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। सो मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया तो वो नहीं चल रहा था, वो बंद हो चुका था। एंड मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैं बालकनी में जाके मैं बिल्कुल बैठ गई और मैंने बोला कि मेरा ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, मेरा सिर पर भी थोड़ा सा पीछे था। सो जब वो आया तो उसने चेक किया, मेरा मास्क खराब हो गया था एंड उसका प्रेशर होता है बेसिकली मास्क का 0.5 से 4 तक हम उसको पी सकते हैं। सो जब वो उसको 4 में कर रहा है तो वो ठीक चल रहा है बिकॉज प्रेशर ज्यादा आ रहा है। बट जब मैं 4 में मैं नहीं पी सकती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो मैं 2 में पी रही हूँ बट वो 2 में चल नहीं रहा है एंड मुझे याद है 2 घंटे तक ये चलता रहा, वो कभी चल रहा कभी बंद हो रहा, कभी चल रहा कभी बंद हो रहा। मैं बहुत वीक हो गई बिकॉज लोग करते हैं विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, उसके लिए एक तो तैयारी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, दूसरा मैंने उससे पहले से ऑक्सीजन यूज कर दिया है, अब मेरी बॉडी को वो चाहिए, वो बॉडी को वो चाहिए, हैबिट हो गई है। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
सो बालकनी से 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मेरे शेरपा ने मुझे बोला कि तुम मेरा मास्क यूज करो, अपना मास्क मुझे दे दो। क्या बात है। एंड उसने मुझे अपना मास्क दिया। तब तक एक और शेरपा हमारी टीम से आया, उसके पास एक एक्स्ट्रा मास्क था एंड उसने वो मास्क उसको दे दिया। देन हम कंटिन्यू, मेरे को ये हो गया कि थैंक गॉड सबमिट हो जाएगा। और मुझे याद है सर कि साउथ समिट, उसके बाद हम कंटिन्यू चले 2-3 घंटे एंड साउथ समिट एक जगह आती है, साउथ समिट के नीचे वो मास्क भी खराब हो गया शेरपा का। अरे, दूसरा मास्क भी खराब हो गया एंड मेरा शेरपा बहुत बहुत थक चुका था बिकॉज उसका मास्क नहीं चल रहा था। वो कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा, ऐसा ही हो रहा उसका था। ऑक्सीजन कमी हो गई। हाँ। सो जो शेरपा था वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे एक बारी भी नहीं बोला कि सविता हम वापस जाते हैं। पूर्वादाई बहुत अच्छे थे वो। एंड पूर्वादाई नाम था। पूर्वादाई नाम था। एंड क्योंकि और कोई होता तो शायद वो मुझे वापस लेके आता। देन फिर साउथ समिट में जब हम पहुंचे तो उसने मुझे बताया कि सविता वो देखो सामने समिट है। और लिटरली मैं बैठ के मैं रोई। उसके बाद मेरे आंखों में आंसू आए। हाँ। एंड तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए आप बाईं तरफ हम उसका वीडियो प्ले कर रहे हैं कि किस तरह ये चोटी जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ से। तो सविता जी ये बताइए कि आपने वाकई बहुत कमाल का काम किया, इस तरह से एक ही बार में एवरेस्ट को फतह करना। हम तो जब बचेंद्री पाल का नाम बचपन से सुनते आए थे, उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। अब आप ये काम शुरू किया है आपने, क्योंकि ये आपका, अभी तो आप बहुत यंग हैं, सिर्फ 25 वर्ष की हैं, तो आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? अब तो आपने एक विश्व कीर्तिमान इस कम उम्र में ही बना लिया। आगे आप क्या क्या करना चाहती हैं? यस सर। सो बेसिकली सर मैं माउंटेनियरिंग में मेरे कुछ सपने हैं। मैं ऑल 8,000 मीटर पीक को क्लाइंब करना चाहूँगी, जो कि अब 8,000 मीटर है। एंड एज अ इंडियन मैं 5 पीक को नहीं कर सकती हूँ बिकॉज वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में है एंड ये बहुत बड़ा। तो 9 पीक्स आप करना चाहती हैं? यस सर। एंड ऑल 7 कॉन्टिनेंट के 7 समिट को मैं ट्राई करना चाहूंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बिकॉज ये टोटली डिपेंड रहता है सर स्पॉन्सरशिप पे। हाँ, इसमें खर्चा बहुत है ट्रेनिंग में एक्चुअली। आई डू अंडरस्टैंड। तो मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग इस पोजीशन में हैं कि वो सविता कंसवाल की मदद करें, तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और हम रास्ता निकालेंगे किस तरह से इनकी और मदद की जा सकती है। बहुत से लोग मदद कर रहे हैं। सविता जी, आप असल में उत्तराखंड का तो गौरव हैं, राष्ट्र के लिए भी आप गौरव हैं। और जिस तरह से आपने मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताई कि आप 4 बहनों में से सबसे छोटी हैं। yes, तो दुर्भाग्य से हमारे देश में लड़कियों को आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवारों में वो जगह नहीं मिली जो कि वो लड़कों को देते हैं। वो मानसिकता अभी बदली नहीं है। और जो आपने, जब मुझे आप बता रही थी अपने बारे में, बहुत ही मार्मिक आपने मुझे बातें बताई कि किस तरह आपके परिवार में भी ये चाहत थी कि पुत्र प्राप्त हो, लेकिन आप मेरे ख्याल से अंतिम बहन। उसके बारे में थोड़ा सा, जो आपके पिता ने दिल्ली से आपको सी ऑफ किया और उनकी आंखों में आंसू थे, वो एक वाकया थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए प्लीज। सो जैसे कि हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है और एक्चुअली उसमें यह है कि वो डिपेंड करता है सोच पे, किसकी कितनी सोच है। मैं अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं दोष देना चाहूंगी बिकॉज उनका माहौल ही वैसा था, उनका एनवायरनमेंट ही वैसा था। सो मेरे पापा को हमेशा से ही बेटे की एक चाहत थी, उनको बेटा चाहिए था। एंड मैं सबसे छोटी हूँ, 4 बहनों में सबसे छोटी हूँ। सो वो इंतजार कर रहे थे जब मेरी सेकेंड वाली दीदी हुई, थर्ड वाली दीदी हुई, तो वो इंतजार कर रहे थे कि शायद उनको उम्मीद थी कि बेटा होगा। एंड जब मैं हुई तो उनको भी यही उम्मीद थी कि मैं शायद बेटा होंगी, बट मैं बेटी हुई। एंड मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश नहीं थे कि मेरा बेटा नहीं है। बहुत ज़्यादा हमेशा से उनको ये दुख था कि मेरा बेटा नहीं है। एंड जो कि नेचुरल है वहाँ पर, बिल्कुल वैसा माहौल ही वहाँ पे, उनकी दुनिया ही उतनी है। एंड वो हमेशा से भगवान से हमेशा से यही बोलते थे कि आपने मुझे बेटा नहीं दिया, मेरा बेटा नहीं है। इस तरीके से वो दुखी रहते थे। सो और इनफैक्ट समाज के लोग भी, मुझे याद है, वो जब कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी एंड तब भी वो मेरे पापा को झूठी दिलासा देते थे, झूठी उम्मीद देते थे कि आप चिंता मत करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपका बेटा होगा। और वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मेरे पापा की 4 बेटियां कम है क्या?
और क्यों मेरे पापा को अपनी 4 बेटियों से सेटिस्फिकेशन नहीं है, क्यों उनको बेटे की रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्या है जो बेटा नहीं कर सकता है। सो ये चीज मुझे बहुत खलती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे लोग बोलते थे कि हमें जब लोग बोलते थे कि आप उम्मीद रखिए आपका बेटा होगा, तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था। एंड मैंने उसी टाइम पे ये ठान लिया था कि मैंने कुछ तो करना है, जो भी हो जाए, बट मुझे प्रूफ करना है कि जो एक बेटा कर सकता है वो एक बेटी भी कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि आज बेटा नहीं है तो उनकी कुछ लाइफ नहीं है। एंड मुझे याद है मेरा जब दिल्ली में फ्लैग ऑफ हो रहा था, तो उससे पहले मेरे पापा ने मुझे बोला, वो वहां पे इमोशनल भी हो गए थे कि मुझे हमेशा से रिग्रेट था कि मेरा बेटा नहीं है। मैं हमेशा से भगवान से मैं दुखी रहता था, मेरे को हमेशा रिग्रेट होता था कि मेरा बेटा नहीं है। बट आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी ने बेटी बन के मेरा नाम रोशन किया। सो बहुत अच्छा लगा उस दिन, और लगा कि हाँ शायद कुछ तो मैंने किया है जिससे मेरे मम्मी पापा की मेंटेलिटी चेंज हुई है। क्या बात है। इस बेटी को भारत के सारे पिताओं का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और तुमने जिस तरह से विषम परिस्थितियों में रहते हुए, आर्थिक परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक की यात्रा पूरी की है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी यात्रा में उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो भगवान ने, परमात्मा ने तुमको विलक्षण गुण दिए हैं कि तुम कभी भी विपरीत स्थिति में हार नहीं मानती हो। देखो कितनी बड़ी बात है कि तुमने इस बात को महसूस किया कि लोग पापा से बेटे की उम्मीद करते रहे। क्यों तुमने कहा कि 4 बेटियां हैं तो किसी और की क्यों जरूरत है, हम भी वही काम कर सकते हैं। और तुमने तो वाकई वो काम करके दिखाया है, और ये तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। तो ये बताइए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के आपकी मदद की, हम उनका नाम जानना चाहते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी राज भट्ट सर का, जो कि उत्तराखंड से है और बहुत अच्छे इंसान है। मुझ जैसे बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। सुधीर विंजोला सर हैं, वो भी उत्तराखंड से ही हैं, और दिल्ली में उनकी कंपनी है साम्राज्य ग्लोबल शिपिंग सर्विसेज की कंपनी। राज भट्ट जी का नाम मैंने सुना हुआ है जी। बहुत बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी आपकी मदद की। और आपको कोई एनजीओ ने भी आपकी हेल्प की? यस सर, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सुधीर विंजोला सर, ये इनकी कंपनी है। इनकी कंपनी साम्राज्य ग्लोबल शिपिंग सर्विसेज ने मुझे स्पॉन्सर किया। इनकी एक और कंपनी है, उसने भी मुझे स्पॉन्सर किया था। ओमेक्स करके एक कंपनी है। हाँ, ओमेक्स, उसके वो लिमिटेड फाउंडेशन। मैं उनको जानता हूँ, वो भी पहाड़ के रहने वाले हैं। कुछ नाम है उनका। जी। सो मोहित गोयल सर हैं ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। राजीव मेहता सर, नरेंद्र सेमाल सर, बहुत सारे लोग हैं। मोनिका मैम है, निरुपमा मैम है सिंगापुर से। और उसके अलावा लोगों ने मुझे क्राउड फंडिंग में, मैंने बेसिकली स्टार्ट क्राउड फंडिंग से किया था। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्राउड फंडिंग के जरिए, तो जितने लोगों ने भी सविता कंसवाल की हेल्प की, वो यहाँ से इस उपलब्धि के बाद सबको धन्यवाद देना चाहती हैं। लेकिन ये देखिए, आप आज माइंड फिट चैनल में बात कर रही हैं। माइंड फिट जो है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बात करता है, और खासकर युवाओं के बीच। तो मैं आपके जरिए, क्योंकि आपने एवरेस्ट फतह किया, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए जो आपने अपने को शारीरिक रूप से तैयार किया, जो आपने मानसिक रूप से तैयार किया, और जो एक आध्यात्मिक, तो देवभूमि उत्तराखंड तो देवभूमि है। आप तो एकदम ऊपर रहीं। आदि योगी शिव ने कैलाश में बैठ के हजारों सालों तक योग तपस्या किया। तो आपने जैसे सांस जब आप एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने की सोचते हैं, तो आपको ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा वजह बनती है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो और फिजिकल फिटनेस, तो उसके लिए कैसे तैयारी थी आपकी? सो यस, बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, मैं पहाड़ से हूँ और पहाड़ी हूँ। पहले से ही मेरा जो डिसएडवांटेज था ना, जो मुझे उस टाइम पे लगता था कि मुझे पर डे 8 किलोमीटर चलना होता था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे मैं बहुत बारी ऐसा फील करती थी कि मैं क्यों ऐसी जगह पे पैदा हुई। बट वही डिसएडवांटेज आज एडवांटेज बन गया। एंड मेरा फिजिकल स्टेमिना, अपने आप ही मुझे बहुत ज्यादा अपने फिजिकल स्टेमिना में ध्यान नहीं देना पड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एवरेस्ट के लिए 15 से 20 दिन के अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, बिकॉज मेरा सारा टाइम स्पॉन्सरशिप में था, मेरा सारा फोकस स्पॉन्सरशिप में था। मुझे लगता है तुम्हारा मन बहुत मजबूत यस सर, उसने उसकी कमी को भी पूरा कर दिया, शारीरिक। यस सर जी। एंड उसके अलावा वही जो पहले से जो मेरा फिजिकल स्टेमिना बना हुआ था, शायद वो मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया।
एंड उसके अलावा मैंने योगा किया है, जैसे कि आपने बोला कि योगा तो बहुत हर कोई जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी दीदी है योगा ट्रेनर, उसने मेरी बहुत हेल्प करी सो योगा के जरिए। एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम फिजिकली हार जाएं तो हम फिर भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एक बार अगर हम मेंटली हार गए तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैसेज भी है मेरा कि आप कभी भी गिव अप ना करें किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लास्ट ट्राई तक हो सकता है कि आपका जो आप करना चाहते हो वो आपको नहीं पता कि आपको कब आपका काम बन जाए। सो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। एंड मेंटली मुझे ये बताइए कौन कौन से प्राणायाम आपकी दीदी ने सिखाए जिसकी वजह से कि आपके फेफड़े बहुत मजबूत बन गए? यस सर। सो मुझे योगा का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसने मुझे भस्त्रिका सिखाई थी। तो भस्त्रिका बोलते हैं बेसिकली। यस यस यस। इस तरह से जोर से आप जब सांस लेते हैं तो उस पर माइंडफुल ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जरूर देखें। भस्त्रिका जरूर करना चाहिए, उससे फेफड़े बहुत मजबूत बनते हैं। उसने मुझे भस्त्रिका करवाई। कुंभक होते हैं बाहर। हाँ, कुंभक रोकना जो है, कुंभक। यस। सांस खींच के रोकना, उसको कुंभक बोलते हैं। तो उसका बहुत फायदा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगा से बहुत फर्क पड़ जाता है सर, बहुत ज्यादा। मेंटली भी हम लोग समझते हैं कि सिर्फ वो फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन सांस लेना अगर आप ठीक से सीख जाओ तो उसका आपको आपके मानसिक बुनावट पर भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह थी कि आप इतनी सहजता से आपने दो पर्वतों की चोटियों को लांग लिया, पहुंच लिया, पार कर लिया। और आप आज एक आपका बीबीसी में भी इंटरव्यू हुआ आपका। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे और उसमें हम आपकी कहानी को और ज़्यादा जानना चाहेंगे। आपके जीवन में आपने किस तरह से बचपन से आपने संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँची हैं, वो धीरे धीरे हमको और आगे समय के साथ और बातें मालूम चलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक माइंडफिट के जो युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? 25 वर्ष की कम उम्र में ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो क्या उनको बताना चाहेंगे आप? मैं उनको मेरा हर किसी के लिए एक ही मैसेज है, स्पेशली युवाओं के लिए, कि आप पहली बात तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है, बस गिव अप इज नॉट अ सोल्यूशन। एंड उसके अलावा फील्ड कोई भी फील्ड हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एंड आपको हारने से नहीं डरना है। हम कंपटीशन करेंगे, हम लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम हारेंगे, बट उस हार से आपने डरना नहीं है। हम एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, हमें चौथी बार हम डेफिनेटली जीतेंगे। और जितनी बार हम हारेंगे ना, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें जब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे तो हमें वो एक्सपीरियंस काम आएगा। सो कभी भी गिव अप नहीं करना है। एंड इसके अलावा मैं मैसेज देना चाहूंगी, जो सक्षम लोग हैं, जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, वो कोई भी हेल्प हो आपकी, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की जिंदगी बदल सकती है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी सर, मैं आज यहाँ पर हूँ, हमारी एक कंपनी है, बकरी छाप करके एक कंपनी है, उसके ऑनर है रुपेश रॉय सर, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने मेरी हेल्प तब करी थी जब मुझे कोई नहीं जानता था। क्या बात है। और उन्होंने मेरी इतनी छोटी प्रॉब्लम्स से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स से कैसा सोल्यूशन उसका निकालना है, वो सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई है। तो रुपेश राय जी नाम बताया, रुपेश राय जी, मैं आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से आप जैसे लोगों की वजह से ही इस तरह के हीरे हमारे देश में पैदा होते हैं। हीरे तो पड़े रहते हैं ऐसी मिट्टी में, उनके ऊपर मिट्टी पड़ी रहती है, बट आप जैसे जब जौहरी उनको मिलते हैं तो उनमें चमक आती है, और उस चमक से पूरा विश्व जो है चकाचौंध हो जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है। मैं खुद भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब सविता को कोई जानता भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था कि ये आगे कुछ बनेगी नहीं बनेगी, आपने उसकी मदद की। और देखिए उसके मन में आपके प्रति कितनी कृतज्ञता का भाव है, वो कितने मन से आपको याद कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति किसी को इतने मन से याद करे, इससे बड़ा आपको इनाम क्या मिल सकता है। तो सविता जी, हम आपको माइंडफिट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये यात्रा की आपकी शुरुआत है। आप जो मदद की बात कर रही हैं उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और आप जैसे लोगों के लिए आपका मन इतना स्ट्रांग है कि आप जो चाहेंगी वो अपने आप से होगा, क्योंकि आपका मन बहुत पवित्र है, आपके मन में बहुत शक्ति है।
आप में संकल्प की शक्ति है। संकल्प की शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी रुकावट टिकती नहीं है। तो आप ज़रूर अच्छा करेंगी। माइंड फिट में आप आज आई, समय निकाल के हमसे बात की, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य था कि आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।